हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बाल बाल तो बहुत खराब दिख रहा है, नहीं माफ कर देना यार, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हो तो सर आप कभी अच्छे नहीं दिखते सर। चलो है अच्छा, मैं म्यूट हूं क्या? हाँ, मैं पहले म्यूट करके गया था, सॉरी। हाँ, सर को बोर्ड वोर्ड दिखा रहा था अपना। सर आए थे कोचिंग के ही, कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बड़े आदमी, आप भी जानते हो। वो थे, छोटे लोग से भाई बात नहीं करता, मजाक कर रहा। तापड़िया सर है, पड़ोस में रहते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी हैं। तो टहलते टहलते आ गए थे और मुझे सर क्या कर रहे हो आजकल? मैं बोला सर वजन कम कर रहा हूँ। तो बोले लग तो नहीं रहा देख के तुझे। मैं बोला सर मैं गोपनीय तरीके से कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पिछली क्लास के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को 10:06 में याद आया कि यार मेरी तो आज क्लास थी करके। होता है कभी कभी। भाई आया हुआ था एक मित्र, उसके चक्कर में बहुत परेशान हुआ मैं। परेशान मतलब बहुत अच्छा मित्र था, तो उसके चक्कर में इधर उधर बहुत जाना हो गया। दिल्ली में एड टेक कंपनी चलाता है अपनी, एड टेक, लिटरली एड टेक, बहुत बढ़िया कंसेप्ट पे काम कर रहा है। तो बहुत बढ़िया वीडियोस और बहुत अच्छी चीजें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं वो लोग। तो उसी के वीडियोस देखने में मेरा आधा टाइम बीत गया। पता चलता है ना कि अब मैं तो यही पढ़ा रहा हूँ, बस वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था। चलो खैर, कहां तक हो गया था अपना? एंट्रोपी तक लिखा था अपन ने। एंट्रोपी में क्या लिख लिया था? इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, इट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं अपन एंट्रोपी क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि तुम्हारा कमरा है, जिस कमरे में तुम रहते हो, और मम्मी पापा का कमरा है। कौन सा कमरा ज्यादा ऑर्डर्ड होता है, जिसमें चादर जो है वो फोल्ड करके रखी होती है ना, इधर उधर बिस्तर पे कपड़े नहीं फैले होते। किसका कमरा ज्यादा अच्छा है? मम्मी का, है ना। तुम्हारा कमरा कैसा है? गोबर जैसा, क्योंकि तुमने वहां गोबर कर रखा है ना? तो वो तुम्हारा गंदा सा कमरा है। तुम्हारे कमरे में डिसऑर्डरनेस क्या है? ज्यादा है। तुम्हारे कमरे की एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है। तो अगर मेरे से पूछे एंट्रोपी कोई क्या होती है, तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस। डिसऑर्डरनेस को रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को अपन लोग एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है यही वाला। मेरा कमरा, मेरा रूम लिख लो और मम्मी का रूम लिख लो। किसकी एंट्रोपी ज्यादा है भैया? तुम्हारे रूम की। तुम्हारा कमरा गंदा, डिसऑर्डर्ड है ना। और क्या ले लोगे तुम? इमेजिन करो मेरे पास में ये है, वैसे ऐसा बनाना बड़ा मुश्किल है, मैं खेलते समय ऐसा नहीं बना पाते। खेलते समय कैसा बनता है? खेलते समय एक साइलेंट राइट इधर लगा दिया, रॉन्ग यहां लगा दिया, दूसरा राइट यहां लगाने गया, यहां रॉन्ग लगा दिया, तीसरा राइट यहां लगाने गया, यहां रॉन्ग लगा दिया, चौथा राइट यहां लगाने गया, यहां रॉन्ग लगा दिया, फिर ये यहां राइट। कोई ईमानदारी नहीं, कोई ऑर्डर है क्या यहाँ? साला किसी का नहीं बना, यहाँ तीनों बन गए। तो ये वाला कैसा है? इसमें डिसऑर्डरनेस क्या है? ज्यादा है। समझना है? तुम्हारे पास में एल्कोहल है, शाम के समय एल्कोहल की बात करके जो दिल को आनंद मिलता है, बात तो कर ही सकते हैं कम से कम, है ना? बस घर वालों को मत बताना, नहीं मेरी फीस अटक जाएगी, है ना? है, बता दे रहा हूं। एल्कोहल है मेरे पास एक। एल्कोहल ऐसे लिखने में मजा नहीं आता, ज्यादा पढ़ो।
बकायदा आएगा नहीं। एल्कोहल है एक बोतल में मेरे पास, दूसरी बोतल में मेरे पास वाटर है। अब इस बोतल से पानी डालू, इस बोतल को अपने हाथ में उल्टो तो क्या निकलेगा? एल्कोहल। इस बोतल को डालू तो क्या निकलेगा? पानी। दोनों को मिला दिया मैंने एक ग्लास में। अब इस ग्लास में मेरे पास क्या है? दोनों का क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर किसका किसका? एल्कोहल प्लस वाटर। पहले केवल क्या निकल रहा था? एल्कोहल। फिर क्या निकल रहा था? वाटर। अब डाल रहा हूं हाथ में इसके अंदर तो क्या निकल रहा है? एल्कोहल वाटर। थोड़ा बर्फ भी डाल दो, अच्छा लगेगा, है ना? तो इसमें से क्या निकल रहा है? एल्कोहल और वाटर निकल रहा है। समझ में आ रही बात? अभी क्या बन गया? मिक्सचर। मिक्सचर बन गया। इसकी एंट्रोपी, यहां सिर्फ एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल है C2H5OH। इसमें एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल है H2। अब केमिस्ट्री भाषा में पढ़ा रहा हूं, H2O। और इसमें C2H5 और H2O दोनों हैं। तो यहां पर एंट्रोपी क्या हुई मेरे लालो? बढ़ गई। ये किसी को पिला दो, है नहीं? थोड़ा ज्यादा पिला दो, ज्यादा पिला दो तो क्या करेगा? कुछ कुछ करेगा ना, कुछ कुछ करेगा। तो सीधा चल रहा है क्या? वो ऐसे ऐसे चल रहा। तुम्हारा फिजिक्स वाला यार 3 कदम आगे चलता 2 कदम बेशरम आदमी, कई सालों से 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, वैसे ही चल रहा है। एंट्रोपी ऑर्डर है डिसऑर्डर्ड है? डिसऑर्डर्ड है। उसकी एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ गई। जनरल आइडिया आ रहा है एंट्रोपी क्या होती है ना? मान लो मेरे पास में सॉलिड है। अब थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दिया, अब पढ़ाई में आ जाते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड के गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल क्या नहीं कर रहे? साले उड़ रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल कम से कम उड़ नहीं रहे, वहीं वहीं बह रहे हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह में वाइब्रेट हो रहे हैं। ज्यादा रैंडम, ज्यादा डिसऑर्डर कौन है? गैस। दूसरे नंबर पे लिक्विड, और सबसे पहले कौन? सॉलिड। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसके पास है? गैस के पास। समझ में? सॉलिड दो प्रकार का होता है। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताओ भैया, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैसेज आ गया 3 तो क्या आ गया है? सर यू आर ऑन म्यूट, सर आवाज नहीं आ रही, सर माइक म्यूट है। ठीक, पुरानी बात है। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या अंतर है? एमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। कैसा अरेंजमेंट होता है इसका? इररेगुलर अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा अरेंजमेंट होता है? रेगुलर। बोलो भैया, ज्यादा एंट्रोपी किसके पास है? एमॉर्फस सॉलिड के पास। समझ में आई बात है? ठीक। मेरे पास में CaCO3 है। थोड़ा और केमिस्ट्री में घुसते हैं अंदर। CaCO3 है। गर्म किया मैंने इसको बढ़िया तवे के ऊपर रख के। वैसे तवे के ऊपर गर्म करने से कुछ नहीं होगा, 800 डिग्री में टूटता है, मगर फिर भी इमेजिन करो, गर्म कर लिया मैंने CaO सॉलिड और साथ में CO2 गैस बना दिया। क्या हुआ इससे? सॉलिड था, सॉलिड और गैस बन गया। गैस की मात्रा बढ़ गई, और गैस की मात्रा बढ़ गई तो अब गैस क्या होगी? उड़ेगी। उड़ेगी तो उसमें एंट्रोपी बढ़ गई। इसकी एंट्रोपी क्या है? इस तरफ एंट्रोपी बढ़ गई, उधर ज्यादा है एंट्रोपी, मतलब समझ लो, इधर एंट्रोपी बढ़ गई है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, एकदम दिख जाएगा बिल्कुल। अगर मेरे पास में N2 गैस है और क्या लिखते हैं? क्या है और क्या होता है वो? फेवर को N2 प्लस 3H2। देखो आप, दिमाग नहीं चल रहा, सड़ा हुआ रिएक्शन नहीं आ रहा, से बन रहा है यार मच्छर 2NH3 गैस। N2 गैस प्लस 3H2 गैस से मिलकर बन रहा है 2NH3 गैस। क्या हो रहा है? 1 और 3 4 मोल गैस है, इधर 2 मोल गैस है। गैस की मात्रा बढ़ रही, कम हो रही। गैस कम हो रही है तो जो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस है वो कम हो जाएगी। माइक नहीं लगाया, वो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी यानी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़िया कम हो गई? कम हो गई।
समझ में आया? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग चालू कर दी। 5 लोग हैं, 100 बार समझा दिया। चार्ज करके रखो फोन को। 3 लोग हैं, फोन नहीं चार्ज कर पाते हैं, बताओ। सब पिकल कुटाई होगी सर। हाँ, मॉर्निंग में भी क्लास है 7 बजे कल। कल इसलिए रखी 7 बजे कि 11 बजे से मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला के बात करते हो तो फिर बहुत हल्ला करेंगे वो लोग, तो मैं शाम के नहीं ले पाऊंगा। तो थोड़ा सा कल मेरे साथ बियर करना है आपको। क्या सर उसमें तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। क्यों चेंज होगा भाई? यहाँ 4 मोल गैस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। 2 मोल गैस है, वॉल्यूम कम होगा। नहीं, मैं सोच रहा था बीकर में नहीं, गैस की मात्रा कम होगी ना। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अमाउंट ऑफ मैटर पे ऐसे समझ सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी लाइब्रेरी, मतलब आपके पास जो आपका बुक शेल्फ है, इट इज योर लाइब्रेरी। और सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल कभी लाइब्रेरी गए हो जहां बुक्स इश्यू होती हो, बाहर लाने के लिए मिलती हो, तो वहां जैसे बुक आदमी रिटर्न करके गया ना, तो उसको वहीं रखते जाते हैं दिन भर। और फिर लास्ट में एकदम, मैं स्कूल की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूं। स्कूल की लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती हैं और कितने बच्चे जाते हैं वहां, मैं बड़ी लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूं। तो उन बड़ी लाइब्रेरीज में क्या है कि बुक आई, रख दिया, इतना काम है, वो साइन ही करा रहे हैं अभी। रात में या शाम के अलग से उसको जमाते हैं। तो एनी टाइम वहां इतना डिसऑर्डरनेस रहता ही है। 50-100 किताबें फैली रहती हैं, उतनी तो किताब नहीं है मेरे पास। तो जितनी ज्यादा किताबें होंगी उतना ज्यादा वहां डिसऑर्डरनेस होने की संभावना है। ठीक है, अब यहां एक 4 मोल मॉलिक्यूल है, 4 Na मॉलिक्यूल, यहां 2 Na मॉलिक्यूल है, तो 2 Na मॉलिक्यूल कम डिसऑर्डर होंगे, ऐसा है। हो गया? मेरे पास अगला एग्जांपल आइस है। आइस से मैंने बना दिया वाटर, क्या होगा बोलो? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मेरे पास इंक ड्रॉप है, इंक ड्रॉप, इंक ड्रॉप को डाल दिया मैंने बकेट फुल ऑफ वाटर या बकेट ऑफ वाटर, क्या होगा? इंक ड्रॉप पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैल गई, एंट्रोपी क्या हुआ? बढ़ गई। कभी नदी झरना पहाड़ गए हो है? जैसे आप कभी जाओ ना झरने वरने के पास, तो जैसे छोटे जो झरने, लोकल झरने, इनके ऊपर आप पानी देखो, इनके ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर आपको दिखेगा गंदा सा तालाब है, छोटा सा तालाब है, धीरे धीरे पानी आ रहा है। लेकिन यही झरने को जब आप नीचे से देखो ऐसे करके, तो आपको समझ में आएगा कितना विकराल रूप है, कितने मॉलिक्यूल जो है वो सफेद सफेद हो गया, मॉलिक्यूल इधर उधर फैल रहे हैं, छींटा मार रहे हैं। एंट्रोपी क्या हो गई उसमें? जब झरना ऊपर से नीचे गिरा तो एंट्रोपी क्या हुई बेटा? उसमें बढ़ गई। समझ में आई बात है ना? आपके पास परफ्यूम का बोतल है, आपने उसका ढक्कन खोल दिया, या मान लीजिए आपने 2 बार फुसफुस कर दिया, तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स उसके फैल गए, एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ गई। समझ में आई बात है नहीं? मेरे पास में आइडियल गैस है, ये एंट्रोपी बढ़ गई ना। मेरे पास में आइडियल गैस है, इसका मैं कराने जा रहा हूं आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन। आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन करा दिया। ये वही वाला टॉपिक है, अगर आपको याद हो, जिसमें पी, चूंकि फ्री एक्सपांशन है, पी एक्सटर्नल 0 होगा, है नहीं? फ्री एक्सपांशन है, पी एक्सटर्नल 0 होगा, वर्क डन 0 आएगा। इसमें डेल्टा यू 0 आता है, क्यू 0 आता है, डेल्टा एच 0 आता है, सब चीज 0 आता है। लेकिन आप बोलो जब ये गैस एक्सपांड हो जाएगी, पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम है, क्या होगा? इसकी एंट्रोपी बोलो क्या होगी? बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ गया। तो एक ही चीज है एंट्रोपी जो 0 नहीं आती, एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी चेंज 0 नहीं आता। ठीक है जी, समझ में आई बात? मेरे पास में
अब समझ ही गए होगे। एक एक बहुत एग्जाम्पल है, ऐसे मैं लाखों लिखा सकता हूँ, कब तक लिखाऊं। जैसे ये मच्छर है, उड़ रहा था बेचारे को मार, खैर छोड़ो, वो तो बहुत जालिम एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत घटिया हो जाएगा, छोड़ो। हाँ, एक दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास एक रबर बैंड है। रबर बैंड सबने देखा है। रबर बैंड को मैंने खींच दिया, रबर बैंड को मैंने खींच दिया, एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बताना है, आप लोगों को भी बताना है घर में बैठ के, बढ़ेगी या कम होगी। रबर बैंड को खींच दिया, एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, है डिक्रीजेस। और कोई भाई बोल रहा बढ़ेगी, और कोई बोलो यार, ऐसे गूंगे 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 टाइप मत बोलो, ये सब चीजों में तो जवाब दे ही सकते हो। हाँ, आत्मिका क्या होगा? इंक्रीजेस। हाँ, और अदिति इंक्रीज होगी। हमीश बोल रहा है कम होगी, हुमा बोल रही बढ़ेगी, और अन्वेषी बोल रही बढ़ेगी। आओ जरा देखते हैं। हाँ, मतलब मेरे को एक सफिशिएंट संख्या में उदाहरण वो मिल गया आंसर। ये रबर बैंड है। रबर बैंड के स्ट्रक्चर के अंदर रबर के मॉलिक्यूल्स कॉइल्ड अवस्था में पाए जाते हैं। यह है अनस्ट्रेच्ड, STRETCHED, अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड। जैसे ही आप इसको खींचेंगे ये कॉइलिंग होती है। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे कॉइल्स खुल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। बताइए भैया, एंट्रोपी कम हुई कि बढ़ गई? पहले कैसा था? ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है क्या? ये कैसा है? डिसऑर्डर्ड। और ये कैसा है? ऑर्डर्ड। तो यहां पर एंट्रोपी, यहां एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस क्या है? ज्यादा है। और यहां पर एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस क्या है? कम है। परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपका गलत आंसर आ गया। भारत की आधी जनता ने यही गलत आंसर दिया आज तक के मैंने जितने बच्चों को पढ़ा है। अमीश क्या सोच के बोला था डिक्रीज होगी? लगा कि स्ट्रेट होने के बाद फिर क्या बोलते हैं, ज्यादा वो स्टेबल टाइप हो जाए। मतलब ये नहीं सोचा था ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल बाहर बाहर से बड़ा हो गया आकार में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा जाएगा। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में कितनी बातें चलती है। एक 3 साल 4 साल का बच्चा अपने माँ बाप से दिन में एवरेज 150 से 200 सवाल पूछता है। पापा कहाँ गए थे, मम्मी कहाँ गए थे, तुम ऊपर कैसे आ गए। जैसे मेरा बच्चा मेरे से कम बात ही करता है, ज्यादा तो मैं मिलता ही नहीं उसको, तो यही सब सवाल पूछता है। ये कैसे हो गया, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्यों, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके दिमाग में 200 बातें चल रही। इसके दिमाग के अंदर की एंट्रोपी क्या अभी सीख रहा है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। एक 70 साल 80 साल का आदमी जिसने पूरी दुनिया देख ली, वो पहुंच गया है कहां? निर्वाणा प्राप्त कर लिया, यही बोलते हो ना, है ना। तो अब उसके वो क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में काम है ना, शांति है। उसको पता है कि सब दुनिया जो है छलावा है, केवल ऊपर वाले के पास जाना है। समझ में आ रही बात? तो उसके दिमाग में उम्र बढ़ गई, दिमाग का साइज बड़ा हो गया। 3 साल का बच्चे की मुंडी छोटा होता है, बड़ा होता होगा ना, कुछ तो बड़ा होगा इतने साल में। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हुआ है? एक समझदारी आ गई है, उलझन और जो बोलना चाहिए डिसऑर्डरनेस, वो क्या हो गई है भैया? कम हो गई। तो ऐसे समझना है आपको, ठीक। एग्जाम्पल नोट करेंगे। अगला एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ कराऊंगा मैं, पहले इसको नोट कर लो। एक मिनट, इसके ऊपर वाला दिखाइए ना। बिल्कुल दिखा देंगे, ये लीजिए। और ऊपर? हाँ सर, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए, ये लीजिए। भाई जल्दी कर, मगर बाकी लोग से भी पैसे लिए। गया तेरा मच्छर, परेशान कर रहा है, तो जल्दी बनाओ। हाँ भैया, अंडा देखा है सबने? है, देखा ही होगा।
जैन लोग हैं, खाया नहीं होगा, देखा तो होगा, है नहीं? जो कोई जैन वैन हो, कोई शुद्ध शाकाहारी हो तो देखा तो होगा ही, है ना? कच्चा अंडा, एक अंडा होता है कच्चा और एक होता है उबला अंडा। मतलब पता नहीं तुम्हारे यहाँ तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ बीच में दोस्ती यारी में, घर पे तो नहीं, दोस्ती यारी में होली के दिन, होली में लोग तेरी ऐसी तैसी, होली में लोग होली खेलते हैं ना, रंग से गुलाल से, कोई किसी से। हमारे यहाँ बीच में ट्रेंड आया था, अंडे से खेल रहे थे, तो अंडा फोड़ देते थे किसी के भी सर के ऊपर। जवानी में होता है, आदमी कर देता है, एंट्रोपी दिमाग में ज्यादा होती है नहीं? तो अब अंडा क्या है, अंडा आज तो 5.5 रुपए का है, लेकिन 5.5 रुपए की कीमत नहीं, 5 का सिक्का आदमी पोसता भी नहीं है। किसी जमाने में अंडा 3 रुपए का हुआ करता था, जब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 3 रुपए की कीमत हुआ करती थी। 3 रुपए 4 रुपए का अंडा होता था। अब 4 रुपए का अंडा ले आए। अब एक अंडे में तो होली नहीं खेली जाएगी, क्योंकि वो तो फूट जाता है। तो होली खेलने के लिए कम से कम 20-25 अंडा तो चाहिए आदमी को। 20-25 अंडा 4 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का हो गया। 100 रुपए जेब में है नहीं, कान के पास मच्छर है, हाँ मर गया। 100 रुपए जेब में है नहीं आदमी के, तो कैसे करें? तो अंडा तो 2 ही खरीद के लाया जाएगा, लेकिन कच्चा यूज करने की जगह उसे उबाल लिया जाए। अब उबाल लिया जाए तो क्या होगा? फूटेगा नहीं, है ना? और आदमी डरेगा, वो अलग, और चोट लगेगी वो अलग। तो हमारे यहाँ के दोस्तों ने कुछ जो बहुत ही मतलब है ना, बहुत ही बेकार लोग हैं, इन्होंने कच्चे अंडे की जगह उबला अंडा ले आया, बोले इससे दिवाली होली मनाएंगे। अब ये किसी के फेंक के मारा, एक के पड़ा होठ में, उसका होठ सूज गया भाई साहब, होठ 4 दिन तक इतना बड़ा हो गया है। मतलब ये खतरनाक चीजें मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं किसी को, मगर ये है, वो अंडे से याद आया मेरे को। अब उबला अंडा भी देखा आपने, हार्ड हो गया होता है। कच्चा अंडा भी देखा आपने, मैंने रॉ एग को बॉईल कर दिया, रॉ एग। अब मेरे पास है बॉइल्ड एग। कोई बता सकता है किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ऐसे नहीं पूछता मैं। रॉ एग और बॉइल्ड एग में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? विच वन हैज अ ग्रेटर एंट्रोपी? रॉ एग के 3 आंसर आ गए मेरे पास। और कोई? कहीं तो बोल ही नहीं रहे, बोले हम अंडा खाते ही नहीं। रॉ के 4 आ गए। खाना थोड़ी ना है, साइंस का स्टूडेंट है, एंट्रोपी बताना है। शुद्ध शाकाहारी आदमी अगर जूलॉजी लेके नहीं पढ़ सकता, बोले मैं नहीं पढ़ूंगा करके, है? रॉ एग ट्विस्ट है क्या सर? ट्विस्ट तो होगा। एक बोल रही बॉइल्ड एग, अदिति बॉइल्ड एग बोल रही। क्यों अदिति बॉइल्ड एग क्यों? सर आप सवाल पूछोगे, ऐसे थोड़ी बोल रहे थे सर। बॉइल्ड एग क्यों बोलना बेटा? माइक चालू करके बोल दे यार, क्या है इतने बेकार लोग हैं क्या बात नहीं करना चाहती हमसे? पता बॉइल्ड एग क्यों? सोच, सही है तेरा आंसर, बॉइल्ड एग इज द राइट आंसर, पर क्यों? ऐसे ही हिंट लगाया, ऐसे ही उसने गैस किया। एक तो आंसर है बॉइल्ड एग। अगेंस्ट द पॉपुलर बिलीफ बच्चा सोचता है रॉ एग होगा, लेकिन ऐसे सवालों के आंसर उल्टे ही होते हैं। अब क्यों ऐसा बॉइल्ड एग? अंडे में क्या पाया जाता है? अंडे में चूजे के अलावा, है ना, चूजा तो खैर बाद में आता है, एक होता है फैट, पीला वाला हिस्सा, और जो सफेद वाला होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रोटीन। एल्ब्यूमिन होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है इसके अंदर, रॉ एग में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। अंडे को उबालने के लिए अपन अंडे को बॉइल करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे उबालने के लिए कहां ले गए इसको? हाई टेम्परेचर पे। तो जो इसके अंदर का प्रोटीन है ये डीनेचर्ड हो जाता है, डीनेचर्ड प्रोटीन। अब जो मैथ्स वाला बायो वाले बच्चे को शायद पता हो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, शायद। मैथ्स वाले बच्चे को तो बिल्कुल नहीं पता। प्रोटीन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स हो गया, हेलिक्स जैसे वो सीढ़ी होती है ना, ऐसे वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अभी ऐसी सीढ़ी अपने आप बनेगी क्या? सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो सपोर्ट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। यहां बीच बीच में, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जब अपन इस अंडे को, ये बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल प्रोटीन की, एल्ब्यूमिन की, जो अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, जब मैं इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाऊंगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्या? अरे गोबर बॉन्ड। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहां का टूट गया, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए,
तो ये सारा का सारा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है धड़ाम से कोलैप्स करेगा, और धड़ाम से कोलैप्स करेगा, और ऐसा 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 वही सीढ़ी इमेजिन करो, सीढ़ी गिर गई नीचे, अब वहां नीचे गिरा हुआ है। अब जब ये ठंडा होगा तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बनेंगे, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड हैजार्डली कहीं पर भी बन जाते हैं। तो जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस पे डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस वजह से बॉइल्ड एग की एंट्रोपी रॉ एग से ज्यादा होगी, ऑल्दो वो हार्ड हो गया फिर भी। समझ में आई बात है? हाँ, मतलब किसी परीक्षा में जेई का ही है पहले का, ये लॉजिकल सवाल है, और उसके बाद से ये बहुत चल गया, कहीं भी पूछा जा सकता है, इवन स्कूल की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। नोट करो, काहे बैठे हो। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रोपी के एग्जाम्पल हो गए। किसी के मन में कोई डाउट है एंट्रोपी को लेके? मतलब ये दो लास्ट के तो स्पेशल एग्जाम्पल है भाई, है ना। मैं नहीं बताता और तुम्हें किताब में मिल जाता तो तुम मुझे गाली बकते की। बाकी तो जनरल आपको जो नजर आ रहा है वो एंट्रोपी है। जैसे दिल्ली में किसान शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे, बढ़िया आराम से, है ना। अचानक से वो लोग ट्रैक्टर दौड़ाने लगे तो उनकी एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ गई, डिसऑर्डर हो गई। समझ में आई बात? कुत्ता आराम से सो रहा है पड़ोसी का, अचानक से भौंकने लगे जोर जोर से, तो अंदर हुआ होगा कुछ, उसके अंदर एंट्रोपी क्या हुई? उसकी बढ़ गई। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आप एंट्रोपी लॉजिक से। अच्छा, ये जब आया होगा सवाल तो मैं 100% कह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर गलत लिखा होगा, क्योंकि पहली बार है। लेकिन तुम्हें तो पता चल गया ना, तुम तो जान लो। अगर कोई ऐसा ही ऊटपटांग सवाल आ जाता है तो नहीं कर पाओगे, पक्का है। तो तुम नहीं करोगे ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं करेगा, वो सबका ही माइनस होने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आप कोई सी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उठा के देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस अंडा अपने आप नहीं उबलता, याद रखना ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होती, झरना ऊपर से नीचे बह रहा है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। परफ्यूम की बोतल खोलने पर परफ्यूम बह रहा है, वो उड़ रहा है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, है नी। इंक की बूंद को, वाला पढ़ाना छोड़ के यही काम कर रहा हूं मैं। इंक की बूंद को पानी में डालने पर इंक क्या हो रही? फैल रही, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब आप सोचो, झरना ऊपर से नीचे बह रहा है, झरने की एंट्रोपी बढ़ रही है। इंक की बूंद पानी में गिर के फैल जा रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। वेदरिंग ऑफ रॉक, पत्थर अपने आप टूट रहे, चूर चूर हो जा रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है। बढ़ रही है ना। तुम्हारा कमरा, तुम मेरे को एक बात बताओ कि तुम कमरा जब बढ़िया जमा लिया तुमने, है नी, संडे के रोज बढ़िया जमा लिया, जब भी जमाए। अब इसके बाद तुम स्कूल से पहुंचे, जब स्कूल जाते थे, स्कूल से पहुंचे तो तुम्हारा बैग रखने का एक तो जगह बना हुआ है, लेकिन तुम से बैग अपने आप ही बिस्तर के ऊपर रखा जाता है, अपने आप। तुम नहीं करते जानबूझ के, अपने आप हो जाता है। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मोजा तुम उतारते हो, उसके लिए बना है कि यहां मोजे डालना है, बाल्टी है, ये बकेट है, बास्केट है, इसमें डालना है, लेकिन तुम्हारा मोजा अपने आप बिस्तर के नीचे पता नहीं कैसे घुस जाता है कि नहीं? तुम करते हो क्या जानबूझ के? नहीं करते। टॉवेल सुखाने की जगह बाहर बनी है, लेकिन टॉवेल अपने आप बिस्तर पे फैल जाता है, तुम खुद नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारे कमरे का गंदा होना, इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। कोई माई का लाल बोल दे, मैं जानबूझ के सोच के आता हूं कि कमरा गंदा करूंगा, अपने आप हो जाता है, सबसे होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो लिखेंगे भैया। और भी कोई स्पॉन्टेनियस, एजिंग क्या है? एजिंग, उम्र का बढ़ना, स्पॉन्टेनियस। उम्र बढ़ती, आदमी का दांत गायब हो जाता है नहीं? उम्र बढ़ती तो लोगों के दांत गिर जाते हैं ना, बिना दांत वाले भो भो करते हैं। उम्र बढ़ती, आदमी का बाल झड़ जाता है।
उम्र बढ़ती आदमी झुर्री आ जाती, सब लटकने लगता है। उम्र बढ़ती पेट निकल जाता है, आदमी ऑर्डर से क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है नहीं। एंट्रोपी क्या हो रही है, आदमी की बढ़ गई, अपने आप बढ़ रही है, इट इज स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही बात? उसको शेप में रखना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आए? तो ज्यादातर स्पॉन्टेनियस क्या, लगभग हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती, बढ़ती। तो ये लिखना, इट हैज बीन observed that in most of the spontaneous processes, entropy of the system increases. It has been observed in most of the spontaneous process, entropy of the system increases. ठीक, therefore increase in entropy must be a criteria. Therefore increase in entropy must be a criteria for spontaneity, of a process. किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन एंट्रोपी। अब पीछे जाओ कॉपी में, पीछे जाओ, एक जगह लिखाया था प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एंडो और एक्सो, ऐसा करके लिखाया है। वहां अपन लोगों ने देखा था एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसी, क्या रिपीट करूं बेटा? क्या है इंक्रीज इन एंट्रोपी? मस्ट बी अ criteria for spontaneity, लाल वाला दिख रहा है, spontaneity of a process। ठीक है, हो गया। अब वो पीछे जाओ, देखो क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जहां लिखा है ना, उसके बाजू में लिखना एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, हीट निकलती है, नेगेटिव चेंज आता है। एंडोथर्मिक के नीचे, एंडोथर्मिक में लिखना डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक, अब देखो पहली वाली प्रोसेस क्या है, उसमें स्पॉन्टेनियस थी। हम लोगों ने पहले ये बताया कि भाई ऐसा है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी वो कैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। तो जैसे ही अपन ने लिखा, आप देखो आगे उसके नीचे लिखा है मैंने कि कुछ लिखा है ऐसी बात, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। जैसे ही अपन ने लिखा तो उस दिन याद करो क्लास में एक बच्चा खड़े हो गया था कि पर सर और एग्जाम्पल बताए उसने, बहुत सारे याद करो। तो हम वहां से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि केवल डेल्टा एच का नेगेटिव होना ही एक लौता क्राइटेरिया होगा स्पॉन्टेनिटी का, हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब आप जरा बाकी जो एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला एग्जाम्पल है आइस से वाटर का बनना। मैं माना एंडोथर्मिक है, लेकिन वहां एंट्रोपी बढ़ रही है। अगला एग्जांपल देखो, वाटर से स्टीम का बनना। मैं माना एंडोथर्मिक है, पहला क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ रही है। अगला एग्जांपल कौन सा है? आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस फैल रही है, मैं माना डेल्टा एच 0 है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ रही है। अभी देखा हमने, गैस फैल जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अगला एग्जांपल देखो, NH4Cl सॉलिड है, पानी में घुल रहा है, एक्वस आयन बना रहा है। पहले सॉलिड था, 1 चम्मच था, 1 चम्मच को पानी में डाला, पूरे पानी में फैल गया, एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ गई। एंडोथर्मिक है एंट्रोपी, मतलब केवल एक लौता क्राइटेरिया नहीं है डेल्टा एच, एक और क्राइटेरिया है क्या? डेल्टा एस, एंट्रोपी का बढ़ना, पॉजिटिव होना। ठीक है, अब वापस आ जाओ और लिखो, देयरफॉर देयर आर 2 क्राइटेरियाज, therefore there are 2 criterias responsible for spontaneity of a process. Spontaneity of a process. Number 1, delta H नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सोथर्मिक है। नंबर 2 लिख लेना
डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक, कभी कभी ये होता है कि दोनों ही सपोर्ट करते हैं, कभी ये होता है दोनों अगेंस्ट में होते हैं, कभी एक सपोर्ट में होता है एक अगेंस्ट में होते हैं, वैसा चलता रहता है। किस चीज से क्या होता है वो अपन धीरे से और आगे बाद में देखेंगे। ठीक, अब एक बात बताओ, मेरे पास एक गिलास पानी है, मैंने उसको सपोज करो 100 जूल हीट दी। उस एक गिलास पानी जो पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में था, 100 जूल हीट देने से कहां पर था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। या एक काम करते हैं, बर्फ ले लेते हैं। मेरे पास आइस है, मेरे पास में क्या है, आइस क्यूब्स है ना, इस तरीके से, सही है, आइस क्यूब्स है। क्या टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इसको हीट दी, मैंने मान लो इसको 100 जूल x जूल हीट दी, x जूल हीट दी। x जूल हीट देने से ये लोग क्या हुए, पिघल गए, और पिघल के मेरे पास बन गया ये, क्या है ये, वाटर बन गया। वाटर का टेम्परेचर मान लेता हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ गई। मैंने सपोज करो इसको 10x जूल हीट दे दी, वाटर की जगह ये बन गया उड़ गया ना, उधर भी बना लेता मैं, अभी तो पेन नहीं चल रहा है, बोर्ड के बाहर भी उड़ गया। क्या बन गया ये, स्टीम। स्टीम बन गया तो यहीं घूमता रहेगा क्या, यहां भी उड़ गया, वहां भी उड़ गया, उधर थोड़ा सा कैमरे में भी जम गया। क्या हुआ, एंट्रोपी। क्या बन गया ये बन गया स्टीम। स्टीम, स्टीम बनने से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम बन गया। एंट्रोपी क्या हुई बेटा, और बढ़ गई। मैं थोड़ी सी हीट देता हूं, एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ती है। मैं ज्यादा हीट देता हूं, एंट्रोपी ज्यादा बढ़ जाती है। कम हीट देने पर एंट्रोपी कम बढ़ती, ज्यादा हीट देने पर एंट्रोपी ज्यादा बढ़ती है। मतलब कम में कम, ज्यादा में ज्यादा। एंट्रोपी इज, चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन। समझ में आई बात, तो लिखेंगे भैया अगला पॉइंट, चेंज इन एंट्रोपी is directly proportional, change in entropy is directly proportional to the amount of heat supplied to the system, to the amount of heat supplied to the system, to the amount of heat supplied to the system। ठीक, लिख लेंगे भैया डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक, डन। अब देखो ये कहां है, 0 डिग्री के ताप पर, ये कहां है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, ये कहां है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर। किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एंट्रोपी। एंट्रोपी घुस गई दिमाग में, घुसी गई होगी, तो लिखेंगे भैया अगला, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो पिक्चर देखी गोलमाल रिटर्न्स, जिसमें वो लोग गोवा में रहते हैं, शादी वादी कराते, मिथुन की रिटर्न थी, वो कौन सी थी, जो सी थी, थर्ड, सेकंड या थर्ड जो भी थी, देखी ना, जिसमें शादी कराते हैं कोर्ट में। कोर्ट में शादी के बाद खूब लड़ाई होती, देखा होगा, लड़ाई होती तो लास्ट में वो जो हुआ होता है ना, अजय देवगन रहता है कि कौन, अजय देवगन उठा करके उसको तवे के ऊपर बैठा देता है, देखा होगा, तवे के ऊपर बैठ गया। टेम्परेचर कैसा है, हाई है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कौन है, वो अपना तुषार कपूर। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हुई है, भयंकर हाई। आप बैठ के देखें कभी, आपकी एंट्रोपी, मजा आ जाएगा आपको, है ना। हाँ बेटा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अब मजा नहीं आएगा वो। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं बोला तू बोल रही जोक रिपीट कर दीजिए, तो फिर जोक में मजा नहीं आएगा, मैं रिपीट करूंगा तो लिखना अगला पॉइंट, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, S इज डायरेक्टली
दोनों में अंतर समझना, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दोनों में अंतर समझना, ऊपर वाले में और इस वाले में। ऊपर वाले में किसकी बात कर रहा हूं, डेल्टा S, और यहां किसकी बात कर रहा हूं, एंट्रोपी की। अब अगला चीज लिखेंगे भैया, अगली बात लिखेंगे, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस, सेम अमाउंट ऑफ गैस क्यों बोल रहा हूं, सेम अमाउंट ऑफ हीट, गैस को क्यों, सेम अमाउंट ऑफ हीट कर लेना बेटा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड टू टू सिस्टम्स at two different temperatures, the entropy change for the system at lower temperature, the entropy change को अंडरलाइन करेंगे, entropy change for the system at lower temperature is higher as compared to the system at higher temperature। सारा मैं पहली बार ये लाइन पढ़ा था ना, लिख लो पहले, एज कंपेयर टू द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर। अब पढ़ो इसको, समझो इसको। कौन गायब हो गया चलती क्लास से, पता नहीं कौन कौन गायब हो जाता। पढ़े, जब मैं इसको पहली बार पढ़ा था ना तो मैं परेशान हो गया था। मैं बोला साला कहना क्या चाहते हो, ये क्या है करके, कि भाई ऊपर तुमने लिखा दिया कि जो हाई टेम्परेचर पे होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, नीचे तुम लिखा रहे हो कि जो लोअर टेम्परेचर में होगा उसका एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात, एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू दैट एट हाई टेम्परेचर। मतलब जो लोअर टेम्परेचर पे उसका एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, मतलब डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। लिखना डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। हाँ वही तो कंफ्यूजिंग है ना, पर लिखो तो सही बात है, लिखो सही बात है। अब ऊपर वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में अंतर देखो, ऊपर क्या लिखा है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और नीचे क्या लिखा है, मतलब एंट्रोपी इस सिस्टम की ज्यादा होगी जो हायर टेम्परेचर पे होगा। लेकिन अगर मैं किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूं, अभी बहुत घूमेगा, हीट प्रोवाइड करता हूं तो उसमें जो चेंज आएगा वो लोअर वाले में ज्यादा चेंज आएगा, ऐसा बताया गया। तो भैया अच्छा दोनों को सेम अमाउंट में हीट देनी, तो ऐसे तो बहुत दिन तक तो मैं ही नहीं समझ पाया कि साला है क्या करके, तो मैं बच्चे कैसे समझाऊं। फिर आप जानते हो खुरापाती दिमाग है, अपन तो कुछ ना कुछ सोच लेते हैं। हाँ आजा बेटा, वो एक जन आ रही है, साउंड कनेक्ट कर ले उस। तो खुरापाती दिमाग है, उल्टी बात है यहां। तो मैं तो बहुत परेशान रहा कि ये क्या हो गया करके। फिर उसके बाद मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सोचा जो मैं आपको भी बता रहा हूं। क्या बोल रहा है सवाल में कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस बात को कैसे समझे, मैंने छोटा सा दिमाग लगाया। इमेजिन करो कि आपका एक बच्चों वाला एग्जांपल है भैया। इमेजिन करना आपका एक छोटा भाई है या बड़ा भाई ले लेते हैं, बड़ा भाई है। बड़ा भाई आराम से सो रहा है, ठंड का टाइम है, जनवरी या दिसंबर वाली जो गुलाबी ठंड होती भयंकर वाली, जिसमें कभी तो गर्मी आ गई, भयंकर ठंड है, वो एकदम कंबल अंबल ओढ़ के सो रहा है, घुस के बिल्कुल मुंडी उंडी अंदर डाल के। अब आपका दिमाग में आया यार कुछ किया जाए, आपने एक गिलास पानी लिया है नहीं, वो सो रहा था ऐसा घुस के, आपने धीरे से कंबल खोला और आपने वो एक गिलास पानी उसके ऊपर डाल दिया। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिन करिए क्या होगा ऐसे में। भाई की एंट्रोपी, जो सो रहा है, भाई की एंट्रोपी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, इनफाइनाइट बढ़ जाएगी। अभी वो क्या करेगा, गाली तो दे नहीं सकता, अपने ही भाई है, क्या गाली देगा, है ना। लेकिन वो इस समय उठाएगा जो उसको आसपास मिलेगा, डंडा, झाड़ू, चप्पल,
जो मिलेगा और आपको दौड़ाएगा पूरी ताकत से, है ना। ये हो गया, ये एक केस सिनेरियो। खूब मारपीट हो गई, बीवी फोन आ रहा, खूब मारपीट हो गई, है नहीं। यही सेम भाई, अप्रैल मई का महीना है और अप्रैल मई के महीने में यही सेम भाई जो है धूप में शाम के 4 बजे 5 बजे कहीं से खेल कूद के दौड़ के आ रहा है। इसने गेट खटखटाया, घंटी बजाई, आपने दरवाजा खोला, आपके हाथ में एक गिलास पानी था। सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट वहां थी आपके पास, वो सेम अमाउंट ऑफ हीट आपके पास अभी भी थी। बड़ा भाई है, याद रखिएगा। आपने दरवाजा खोला, बड़ा भाई है मगर ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा, ये 1 आध साल ही बड़ा है, ऐसा क्या उसमें। आपने दरवाजा खोला और जैसे हाँप रहा था, दौड़ के आया ना, हाँप रहा, बोले बहुत हाँप रहा यार, ये ले। आपने पूरा 1 गिलास पानी उसके मुंह पे मारा सीधा। भाई क्या बोलेगा? एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी, गुस्से में आएगा। लेकिन क्या इतने गुस्से में आएगा जितना वो पहले केस में गुस्से में आया था? नहीं, अभी दौड़ भाग क्या है, हापा हुआ है। अभी भाई कौन से टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे ना बॉडी, हाई टेम्परेचर में एंट्रोपी में चेंज हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ? छोटा। जब वो आप सोचो सुबह सो रहा था, सुबह 6 बजे कंबल ओढ़ के, वो भाई की एंट्रोपी कैसी थी? कम थी, सुकड़ा हुआ था बिल्कुल, एंट्रोपी कम थी। उस समय आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, बहुत कम एंट्रोपी थी, सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, एकदम से एंट्रोपी चेंज हो गई, चेंज बढ़ाया। जब वो हाई टेम्परेचर पे था सिस्टम, तो सिस्टम ऑलरेडी भाई बहुत दौड़ भाग के आया था, हाप रहा था, पसीना बह रहा था, बाल इधर उधर थे। भाई की एंट्रोपी पहले ही ज्यादा थी, आपने थोड़ा और पानी डाल दिया तो उसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। 100% शुद्ध चीज में 100% शुद्ध पानी था, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, पूरा खराब हो गया। समुद्र वाला पानी था, कैसा है? उसकी एंट्रोपी ऑलरेडी ज्यादा है, पता नहीं उसमें क्या क्या घुला हुआ है, उसमें 1 चम्मच और नमक डाल दिया, फर्क पड़ेगा क्या? तो चेंज बड़ा कब आएगा? जब वो लोअर टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी कम हो एंट्रोपी, तो उसके लिए चेंज बहुत बड़ा आ जाएगा। मेरे को कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जेफ बेजोस है, कौन है वो? है ना, अमेजॉन का मालिक है क्या? टेस्ला वाला कौन है अपना? एलॉन मस्क। उसको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, उसकी जिंदगी में क्या धनिया फर्क आएगा? आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। तो जो लो टेम्परेचर में सेम अमाउंट ऑफ हीट में बड़ा चेंज किस में आएगा? लो टेम्परेचर वाले में आएगा। बात आ गई समझ में? अब आप देखो चेंज इन एंट्रोपी 2 चीजों पे, ये तो साइड हो गया, ये तो खैर अलग बात है। ये स्टीम है, इसको हटा लेते हैं, गीला हो जाएगा बोर्ड, है नहीं। ये दोनों को देखो, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों को मिला के फॉर्मूला निकाला है, डेल्टा एस बराबर क्यू बटे टी। अब बराबर कैसे आया वो आपके सोच लो, कांस्टेंट 1 है, सोच लो ऐसा, बाकी तो वो अपने स्कोप से बाहर की बात है। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बटे टी। समझ में आ गया कि डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी क्यों है नहीं? डन। हेडिंग डालेंगे भैया, बहुत बड़ी चीज पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग डालेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हाँ, एसी बंद कर दे, है ना, हम लोग भी कम टेम्परेचर पे चले गए। 2 मिनट एसी में पानी पी लेता हूं, 2 मिनट का ब्रेक। चलो हेडिंग डालेंगे भैया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट में लिखते हैं SLOT। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट में लिखते हैं स्लॉट। फर्स्ट लॉ को लिखते थे फ्लॉट, सेकेंड लॉ को लिखते हैं स्लॉट, जीरोथ लॉ को लिखते थे ज्लॉट, है नहीं। अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, उसको लिखेंगे थ्लॉट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? A बराबर B, A बराबर C, therefore B बराबर C। If a system A
is in thermodynamic equilibrium with two other systems B and C separately, then these two systems B and C are also in a state of thermodynamic equilibrium with each other. ये था कौन? जीरोथ लॉ. फर्स्ट, वो साला नाम बहुत, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, गोबर लॉ. First law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another. कब से आता है हमको ये? पैदा हुए थे तो ये लॉ सीख के आए थे, रोना बाद में आया है नहीं. अब आ जाइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लिखेंगे भैया ड्यू टू, नहीं लिखेंगे एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. ये क्या है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. बट ड्यू टू all spontaneous processes, but due to all spontaneous processes, its entropy is continuously increasing. Its entropy is continuously increasing. जितनी, हाँ लिख लो पहले, its entropy is continuously increases. Spontaneous process में क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ती है. आप अपने आसपास देखो, सारी प्रोसेसेस कैसी हैं? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी धीरे धीरे करके क्या हो रही है? बढ़ रही है. यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है मगर उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है. ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे और करके सेकंड स्टेटमेंट. यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. यूनिवर्स जो है वो क्या हो रहा है? फैल रहा है. ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब आप बोलेंगे कि ये क्या बेवकूफी है थर्मोडायनेमिक्स में नियमों की, मगर ये सब नियम लगते हैं कि ऐसे बहुत छोटे हैं पेपर में लिखने के लिए, मगर ये सब यूनिवर्स चलाने वाले बड़े बड़े नियम हैं. समझ में आई बात? क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है. ये बात याद रखनी. ठीक है, चलो तो यहां तक क्या हो गया भैया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हो गया. हेडिंग डालेंगे भैया, एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज in an irreversible process. Entropy change in an irreversible process. ठीक है. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसके बारे में साइंटिफिक स्टडी चल रही है. सराउंडिंग क्या होती है? उसको छोड़ के बाकी का यूनिवर्स क्या कहलाता है? सराउंडिंग. यूनिवर्स किस किस चीजों से मिलकर बना? केवल दो चीजों से. क्या? सिस्टम और सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. एक है मेरे पास हॉट बॉडी. हॉट बॉडी यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है ना. दूसरी है मेरे पास में कोल्ड बॉडी. ठंडा पड़ा मामला यहां पूरा. ठीक. दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट नहीं भी किया, आसपास रख दिया. इसको मैं मान ले रहा हूं अपना सिस्टम. इसके बारे में पढ़ूंगा तो ये कोल्ड बॉडी क्या होगी? दिस इज सराउंडिंग, पार्ट ऑफ द सराउंडिंग और द सराउंडिंग. ठीक है. अब ये दोनों अगर कांटेक्ट में है तो क्या होगा? हॉट बॉडी से कुछ हीट निकलेगी जो किधर जाएगी? कोल्ड बॉडी में. यहां से क्यू मात्रा में हीट गई. समझ में आई बात? इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर मैं मान ले रहा हूं. हॉट बॉडी टेम्परेचर हो गया T1, कोल्ड बॉडी है टेम्परेचर हो गया T2. दोनों का टेम्परेचर समान होगा क्या? नहीं. दिस इज T1, दिस इज T2 और हम जानते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2 क्योंकि ये हॉट बॉडी है हाई टेम्परेचर पे, कोल्ड बॉडी लोअर टेम्परेचर पे. ठीक. आ जाते हैं अपन लोग डेल्टा एस सिस्टम. सिस्टम का एंट्रोपी चेंज. डेल्टा एस का फॉर्मूला कहां गया बे तू? डेल्टा एस बराबर क्यू बटे टी. किसका क्यू किसका टी? जिसका डेल्टा एस निकालना है उसका क्यू और उसी का टी. ठीक. तो आ जाओ डेल्टा एस सिस्टम बराबर क्या होगा?
बराबर होगा इसकी क्यू हीट क्या हुई है, चली गई है। तो इसका हीट कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, हीट बंद हो गया, हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो हीट चले गई, तो क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू आएगा ना, इसका हीट कम हो गया, तो दिस इज माइनस क्यू बाय T1, इसका टेम्परेचर T1। नेक्स्ट डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डेल्टा एस सुर, ठीक, बराबर क्यू सुर बटे टी सुर, है ना यार, क्या मजाक चल ना, महिषासुर की बात चल रही क्या कोई, क्यू सुर बटे टी सुर। तो सिस्टम में कितना हीट का चेंज हुआ, सिस्टम में कितना हीट का चेंज हुआ, जितनी इसने लूज करी, सॉरी सिस्टम में कितना हीट चेंज हुआ, इसने हीट लूज करी, सराउंडिंग में क्या हीट चेंज हुआ, इसने हीट गेन करी, कितनी हीट गेन करी इसने, जितनी इसने लूज करी। दिस इज माइनस क्यू, देन दिस विल बी व्हाट, प्लस क्यू, मगर यहां टेम्परेचर T1 था तो यहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2, समझ में आई बात, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2, डन। मैं निकालने जा रहा हूं, मैं निकालने जा रहा हूं डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनी VERSE होगा ना, या इसी को बोलते हैं डेल्टा एस टोटल। तो अब बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एस सिस प्लस डेल्टा एस सुर, है ना, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम कितना हो गया बोलो, माइनस क्यू बाई T1, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाय T2, ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्यू बाय T2 माइनस क्यू बाय T1, अच्छा लगता है लिखने में, क्या करूं बोलो, क्यू खींच ले रहा हूं सर कॉमन, तो ये कॉमन हो जी था, ए का बची 1 बाय T2 और ए का बची 1 बाय T1, ठीक है। अब ये दोनों का ले ले वो एलसीएम, तो एलसीएम, अबे हंस का रहे हो बे, अच्छी भाषा है, T2 T1, बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। क्या हो गया, T2 T1, यहां क्या होगा, T2 से T1 ये कैंसिल हो गया, T2 क्या है, T2 और T2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, T1 माइनस T2। सर सही है, यहां तक कि कोई तकलीफ किसी को नहीं। T1 और T2 में बड़ा कौन है, T1 और T2 में, अबे सर पहले ये तो बताओ T1 कौन है, T2 कौन है, T1 कौन है, हॉट बॉडी, और T2 कौन है, कोल्ड बॉडी, कौन बड़ा है, T1 बड़ा है। T1 यदि बड़ा है, बड़ा कर देता हूं मैं, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, T1 T2 पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तू नहीं मानेगा, क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल कैसा आएगा, पॉजिटिव। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, कैसा आएगा, पॉजिटिव। नेचर में जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, झरने का नीचे गिरना, उम्र का बढ़ना, वो इंक की बूंद का फैलना, परफ्यूम का फैल जाना, रायता फैल जाना जिंदगी में, ये सब कैसी है, इरिवर्सिबल। और इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोला, मैंने हेडिंग डलाई ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए बोला मैंने कि इसमें केवल हीट उधर जा सकती है, आप दोनों को साथ में रखोगे तो ठंडी बॉडी और ठंडी हो जाएगी क्या, नहीं, इसमें हीट केवल इधर ही जा सकती है, वापस नहीं आ सकती, वापस आना संभव नहीं है, इसीलिए प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम या टोटल जो है यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए यूनिवर्स क्या हो रहा है, फैल रहा है। समझ में आई बात भैया यहां तक के। इसी को रिवर्सिबल में भी देखेंगे अपन आखिरी, जल्दी से नोट करो और फिर छुट्टी करेंगे रिवर्सिबल में देख के, पहले इसको नोट कर लो। क्या क्या समझना है यहां, समझना ही है कि इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि हीट केवल इधर जा सकती, वापस नहीं आ सकती, बाकी तो आप खुद कर लोगे सॉल्व। चलो नोट करो। नेगेटिव में तो हो सकता है, क्यों नेगेटिव हो सकता है, अगर वो T2 नेगेटिव में हो, कोल्ड बॉडी, टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है,
जीरो से बड़ा ही होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 केल्विन इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, जो पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा, टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात पुरानी है। सर तो -1 पे कैसे जाता है टेम्परेचर? बेटा वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव हो ही तो होता ही नहीं है केल्विन में, समझी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला टेम्परेचर है। हो गया क्या? वो चल रहा है, उसका डर है ना 29% ही बैटरी उसमें। आगे हेडिंग डालेंगे भैया रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज क्या लिखा है मैंने हेडिंग? अगला लिखेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, या एंट्रोपी चेंज लिख लो बस। तो एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज। अब मेरे बताओ व्हाट इज आ रिवर्सिबल प्रोसेस? जो आगे पीछे दोनों तरफ हो जाए, है नहीं? मतलब हीट उधर भी जाए, हीट वापस भी आए। कब ऐसा संभव है कि हीट इधर भी चले जाए, हीट इधर भी आ जाए? जब दोनों कहां हो? सेम टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही, दोनों सेम टेम्परेचर पे हो तो जितनी हीट इधर गई थोड़ी देर बाद उतनी हीट वापस आ जाएगी, कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर। तभी यहां भी हीट जाएगी और वापस भी हीट जाएगी। दिस इज +Q, दिस इज -Q। जितनी हीट उधर गई इतनी हीट इधर आ गई। ठीक है, अब ऐसे वाले केस में इमेजिन करो यहां से यहां हीट गई। ठीक, तो बोलो भाई डेल्टा एस सिस -Q/T आएगा। -Q/T क्यों आया? क्योंकि इसने Q मात्रा में हीट लूज करी। डेल्टा एस सुर, इसने Q मात्रा में हीट गेन करी, तो ये क्या आएगा? +Q/T आएगा। दोनों को जोड़ दो, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा बोलो? 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होता है? 0। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज हमेशा कितना होता है? पॉजिटिव। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक हो जाएगा। और नेचर में सारी प्रोसेस कैसी हो रही है? इरिवर्सिबल। पत्थर टूटते हैं वापस जुड़ते नहीं, वेदरिंग ऑफ रॉक। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये नोट करेंगे। और समय हो गया है 11:18। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा लेट आया था, मगर अब नहीं रुक पाऊंगा मैं। एक तरफ मैं समय अगर इम्पंचुअल हूं तो मैं दोनों तरफ इम्पंचुअल नहीं हो सकता। अगर मैं भले लेट आऊं जाऊंगा मैं टाइम से ही। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहते हुए छुट्टी आज के लिए।